हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी मलेरिया ड्रग के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, और इसी वीडियो के सेकंड वाले सेक्शन में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग का, जिसमें हम बात करेंगे उनके केमिकल स्ट्रक्चर और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन। इस वीडियो के दोनों पार्ट को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लिंक दिया होगा, जहां पे क्लिक करके आज आपके लेक्चर के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज को अटेंड कर सकते हैं और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमको बात करना चाहिए लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको समझने के लिए मैंने आपके दो चीजों को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जगह दी है। पहला सेक्शन होगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक एक स्टेप में देखें इंडिविजुअल स्टेप में होता क्या है, कैसे आगे मूव करते हैं। इन्हीं स्टेप को हम समझेंगे डायग्राम की मदद से, और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक सिंपल सा फ्लो चार्ट भी एनिमेशन के रूप में ऐड कर दूंगा। एनिमेशन के रूप में ऐड करने से आपको उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छी तरीके से याद करने में मदद मिलेगी। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम मच्छर के लाइफ साइकिल के बारे में तो उतना डिटेल से बात नहीं करेंगे, लेकिन उस मच्छर के, उस मॉस्किटोज के अंदर जो पैरासाइट प्रेजेंट है, जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, वो कैसे ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से उनके अंदर चेंजेस होते हैं, और फिर से कैसे एक किसी और एनोफिलीज मच्छर में ये आगे जाकर के सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वापस से ये बाइट करने के बाद ह्यूमन पे पहुंचता है। चूंकि ये स्टार्ट होता है आपके प्लाज्मोडियम की एंट्री से, जिसे हम इनिशियल लेवल में स्पोरोजोइड कहते हैं, और खत्म होता है तो वापस से एक कंप्लीट स्पोरोजोइड जो कि मॉस्किटोज के आपके लार्वा के थ्रू आपके ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। चूंकि ये पूरा साइकिल घूम रहा है, इसीलिए इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। ये जो पैरासाइट है, आपका जो प्लाज्मोडियम है, इसके लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो तरह के होस्ट की आवश्यकता होती। पहला जो होस्ट होगा वो ह्यूमन बॉडी होगा, और दूसरा जो होस्ट होगा वो एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होगा। कई बुक में इसको सीक्वेंस आगे पीछे किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंगली डिफरेंट बुक्स ये सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। जब कभी भी ये ह्यूमन बॉडी में डेवलप करते हैं तो उसके अंदर एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होने लगता है। इसके बाद जब इस तरह के मेरोजोइड को, बाकी चीजों को एक हेल्दी मॉस्किटो सक करता है, और इन्हीं के सक करने के साथ ये जो पैरासाइट के आपके जाइगोट्स वगैरह हैं, गैमेटोसाइट्स वगैरह हैं, ये मूव करते हैं उस मॉस्किटोज में, जहां पे उन दोनों का गैमेटोसाइट का फ्यूजन होता है। फिर वो एक सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर से स्पोरोजोइड बनाते हैं और वापस से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। इस तरीके से इनका साइकिल कंप्लीट हुआ। ओवरऑल देखें तो चलिए क्यों एक सिंपल तरीके को फॉलो करते हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखना शुरू करते हैं। कंपेयर करते हैं आपके अपने लाइफस्टाइल से। यदि आपको कभी मच्छर ने काटा होगा तो आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। जब कभी भी मॉस्किटोज आपके आसपास के गंदे एटमॉस्फेयर से बाहर होकर के आपके पास पहुंचता है, तो उसे अपने जीवन को जीने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, और ये जो ब्लड का सकिंग का काम है ये केवल फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज करती है। तो जब कभी भी फीमेल मॉस्किटोज आपके बॉडी पे आकर के आपके ब्लड को सक करने की कोशिश करती हैं, वहां पे वो एक ऐसे केमिकल को रिलीज करती हैं जो कि आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में एंटीकोगुलेंट कहते हैं, ताकि वहां पे चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉट ना हो और इजीली वो ब्लड को सक कर सके। एक तरीके से देखा जाए तो एक डायरेक्शन में वो आपके ब्लड को सक कर रही है, लेकिन अगर पैसिव डायरेक्शन में देखा जाए तो वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट इस प्रोटोजोआ को लार्वा के साथ मिक्स करके आपके डंक की मदद से आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर रही है। जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपके बाइट करने के बाद आपकी बॉडी में स्पोरोजोइड को इंट्रोड्यूस करती है, वैसे ही इस मलेरिया का, इस पैरासाइट का, इस प्रोटोजोआ का लाइफ साइकिल बिगिन होता है। इसके बाद देखिए जो स्पोरोजोइड्स हैं, स्पोरोजोइड का एक स्टैंडर्ड नाम है जिसको आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि ये एक इनिशियल लेवल ऑफ लाइफ साइकिल के स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बात करें तो बीजाणु जैसे हम लोग बोल सकते हैं, वो हम बोलते हैं। और ये आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, ये ब्लड में पहुंचते हैं। ब्लड का मतलब यहां पे अभी इरिथ्रोसाइट से नहीं है, एक ब्लड के थ्रू ये आपके लीवर तक पहुंचते हैं, जहां पे आपके इस मॉस्किटोज ने डंक के थ्रू बाइट किया था। तो ये जो स्पोरोजोइड है एंटर करेंगे फर्स्टली लीवर में। यहां पे जो हमने हैज मार्क लगाया है वो बहुत जरूरी है याद करने के लिए। पहला जो इंटरैक्शन या इंट्रोडक्शन होता है इस पैरासाइट का, वो हमारी बॉडी में लीवर में होते हैं, और लीवर के सेल को धीरे धीरे ये रप्चर करना स्टार्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे जो मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए हैज लगाया है, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि मलेरिया का पहला अटैक आपके लीवर में होता है, और लीवर है क्या?
लीवर का काम क्या है, लीवर की बेसिक एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो आप पाते हैं कि लीवर का जो काम है वो मेनली मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करना है, किसी भी ड्रग के मेटाबोलाइट को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है, डाइजेशन भी समझ सकते हैं हम इस चीज को। तो जब ये एक नेचुरल काम है आपके लीवर का, अब ये लीवर किसी पैरासाइट के आ जाने की वजह से, प्लाज्मोडियम के आ जाने की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत लॉजिकली इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके काम के ऊपर अफेक्ट करने वाले पैरासाइट आ गए हैं तो लीवर का वो काम जिसे आपने देखा वो पक्का कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा होगा। और इसी कारण से मलेरिया के सिम्टम्स के रूप में आपको भूख कम लगती है, थोड़ा सा अनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और आपको वोमिटिंग की फीलिंग जिसे हम नोजिया कहते हैं ये आप फील करते हैं, और कभी कभी ये जो नोजिया है वो एक्चुअल में वोमिटिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके पीछे का लॉजिक यही है क्योंकि आपके जो पैरासाइट है उन्होंने इनिशियल लेवल पे आपके लीवर को अटैक किया। लीवर में पहुंचने के बाद लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, डेवलप करते हैं, और जब लीवर सेल में ये पर्याप्त मात्रा में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एसेक्सुअल मेथड से, यहां पे याद रखें एसेक्सुअल मेथड के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब ये लीवर के सेल काफी मात्रा में आपके स्पोरोजोइड से भर जाएंगे वो वहां पे बस्ट हो जाएगा, और इसके बस्ट होने के बाद वो रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये पूरा प्रोसेस इरिथ्रोसाइट में नहीं हो रहा है, ये इरिथ्रोसाइट के पहले हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल या प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। दूसरा आगे देखें, जब ये डेवलप हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेल रप्चर हो जाएगा और अपने रिलीज करेंगे मेरोजोइट को। अब यहां पे दो चीजें आपने पहले पार्ट में भी देखा होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। फैल्सिफेरम के केस में 48 आवर्स था, वैसे ही दूसरे केस में 72 आवर्स के केस में अकॉर्डिंगली ये बर्स्ट होने का केस था। आरबीसी के केस में वो भी हम इस चीज को धीरे धीरे लॉजिकली समझना शुरू कर देंगे इसी वीडियो में। तो अब जब ये स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई होकर के आपके हिपेटोसाइटिक सेल से बर्स्ट होकर के आगे जाकर के एरिथ्रोसाइट आरबीसी में मूव करने वाले होते हैं, तब इन्हीं को हम बोलते हैं मेरोजोइट। पहला जो था वो आपका स्पोरोजोइट था, दूसरा आपका मेरोजोइट है। ये मेरोजोइट मूव करना स्टार्ट करता है फ्रॉम लिवर सेल टू द ब्लड सेल। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं जो लॉजिकली बिल्कुल नहीं है, केवल याद रखने के पर्पज से है, इसमें आप लॉजिक ना ढूंढें। पहला था आपका स्पोरोजोइट जो कि आपके स्टार्टिंग के फेज में था, इनिशियल फेज में। तो स्पोरोजोइट का पहला वर्ड एस, स्टार्टिंग फेज का पहला वर्ड स्टार्ट का एस, तो स्टार्टिंग फॉर स्पोरोजोइट। और मेरोजोइट में पहला वर्ड जो है वो एम, दैट इज इट इज मूविंग from liver cell to the blood cell. That is why we can say it is not logically, we can say it merozoite which move from the liver cell to the blood cell. आगे बात करें, ये जो मेरोजोइट है प्री इरिथ्रोसाइटिक सेल्स के बाद आगे जाकर के मेरोजोइट एंटर करता है रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में एंटर करेगा तो क्या होगा, सिम्टम कैसे डेवलप होंगे, इसको हम लोग जरूरी जानना समझ सकते हैं। देखिए, जिस किसी ने भी मलेरिया के सिम्टम को फेस किया होगा वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब उसको मलेरिया असल में हो गया होता है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी वीक होने लगती है, कमजोरी आने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, भूख में कमी का लॉजिक आपने समझा, साथ ही साथ उसको फीवर चिल्स आने लगते हैं। तो ये जो फीवर्स चिल्स का आने के पीछे का कारण ये है कि जब ये पैरासाइट ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ साइटोकाइन्स डेवलप होने लगते हैं जो कि आपके इसी तरह के इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को स्टार्ट करते हैं, फीवर को स्टार्ट करते हैं, पेन को स्टार्ट करते हैं, चिल को स्टार्ट करते हैं। आरबीसी हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के थ्रू आने वाले ऑक्सीजन को कैरी करके थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाता है और उस बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स तक इस ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ये जो सेल आपके ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को यूज करने के बाद अपनी एक्टिविटी को पूरी करने के बाद वो CO2 भी रिलीज करेंगे। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा और एक्सेल करेगा। कुल मिलाकर के आपकी बॉडी में जो एनर्जी का एक प्रकार से मूवमेंट है उसके पीछे हीमोग्लोबिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। तो अगर आरबीसी के अंदर इस तरह के जो पैरासाइट है वो ग्रो करेंगे, धीरे धीरे जब मल्टीप्लिकेशन इनका बढ़ते जाएगा तो वो बस्ट हो जाएंगे। वैसे एक छोटे बलून पे आप हवा भरते जाते हैं, एक लिमिट के बाद जब अधिक से अधिक मात्रा में आप हवा भरने का प्रयास करेंगे वो बलून बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपके आरबीसी के जो इरिथ्रोसाइटिक सेल्स हैं इनमें अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की तो ये 48 आवर्स के बाद बस्ट हो जाएंगे।
ये बस्ट हो जाना आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, आरबीसी का जो काउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, यही कारण है आपके वीकनेस का। आगे बढ़ते हैं लॉजिकल पॉइंट को समझने के बाद, जब ये आरबीसी में पहुंचेंगे तब वहां पे वापस से ये डेवलप करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पे जब इनका डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस फेज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल क्यों कहलाया और पहले का प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल क्यों कहलाया, आगे आप देखेंगे। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक वो क्यों कहलाया, लॉजिकल है। ये पूरी चीजें कहां हो रही हैं, आपके एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स, तो इसलिए इस साइकिल को जो कि आरबीसी में पूरा कवर कर रहा है इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक सेल। ये याद रखें, एरिथ्रोसाइटिक सेल में होने की वजह से ये जो साइकिल है, ये जो फेज है, इसी के नाम के ऊपर पड़ गया एरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एरिथ्रोसाइटिक फेज। आगे हम बात करें, इट नीड 48 आवर्स इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। जो आरबीसी है उसके अंदर जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रप्चर होगा उसको रप्चर होने के लिए 48 आवर्स टाइम लगता है। और अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में बात करें तो इसी को 72 आवर्स लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप टू टाइप। ये आपका जो लाइफ साइकिल इन बर्स्टिंग केस में है वो वेरिएबल होगा 48 to 78 आवर्स के हिसाब से। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है बहुत डेंजरस है, सीवियरिटी के केस में ये सबसे ऊंचा अपना स्थान रखता है, लगभग 90% जो सीवियरिटी का रेट है मैलिग्नेंट टर्सियम जिसको हम लोगों ने पहला नाम दिया था वो इसी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के साथ में ही है। आगे देखिए, एरिथ्रोसाइट रप्चर, जिस बात को मैं कह रहा था वही बात अब यहां पे हो रहा है। आफ्टर इंटरवल ये एरिथ्रोसाइट रप्चर होगा, रप्चर होने के कारण से ये एक एरिथ्रोसाइट है, रप्चर हो जाएगा तो इसके अंदर का जो आपके मेरोजोइट प्रेजेंट है वो अब रिलीज हो जाएंगे। सो आफ्टर रप्चरिंग रिलीज द मेरोजोइट, ये जो मेरोजोइट रिलीज है वो आगे जाकर क्या करेंगे, इनवर्ड्स फ्रेश आरबीसी एंड कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब है, हम डायग्राम जब देखेंगे तो आपको और क्लियर होता चलेगा। मान लेता हूं कि ये एक एरिथ्रोसाइट है जिसपे आपके मेरोजोइट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपका नियर बाय एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी है जिसपे अभी किसी भी तरह का आपका मेरोजोइट प्रेजेंट नहीं है। तो जब इसके अंदर के मेरोजोइट कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद बर्स्ट हो जाएगा तो इसके अंदर से मेरोजोइट निकलेंगे, वो आपके नियर बाय आरबीसी में फिर से एंटर करेंगे, फिर से वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वो रप्चर होगा। इस तरीके से ये जो पूरा फेस है वो आरबीसी में ही कंटिन्यू चलता रहेगा और आपके जो प्लाज्मोडियम के कारण से मलेरिया होने की संभावना है वो धीरे धीरे आपको और तकलीफ देना स्टार्ट करेगा। एक फेज यहां पे ये भी है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे पहला नोट हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, द मटेरियल्स विच रिलीज। ये जो आरबीसी की मैं बात कर रहा था यहां पे, ये आरबीसी के अंदर जो आपके मेरोजोइट हैं जब वो बर्स्ट होंगे, सो मटेरियल विच रिलीज आफ्टर द आरबीसी रप्चर इंड्यूस साइटोकाइंस एंड अदर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। पहले यहां पे देखें फिर आगे बात करेंगे। जब कभी भी कोई भी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस के हटकर के होगी, नेचुरली कभी तो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के अलावा कभी आरबीसी रप्चर नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस को छोड़ दें अगर एबनॉर्मल तरीके से नहीं होगा तो ये जो एबनॉर्मली आपका आरबीसी मेरोजोइट को रिलीज करते हुए बस्ट होगा तो वो एक साइटोकाइंस रिलीज करेगा जिसके कारण से आपकी बॉडी में इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और ये आगे जाकर के आपको फीवर और अदर टाइप ऑफ सिम्टम, चिल, पेन, ये सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवाले द स्पोरोजोइट इन लिवर एंटर्स इन डोरमेंट स्टेज दैट इज सिंपली नोन एज अ हिप्नोजोइट। यहां पे पहले रुकते हैं फिर आगे बात करेंगे। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की तो ये रीलैप तो करता नहीं, पहले पार्ट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये आपके लिए दिक्कत कॉज करने वाले हैं, ये रीलैप कॉज करने वाले हैं। तो इसी तरह से वाइवेक्स के केस में देखिए या ओवाले के केस में देखिए तो ये आपको रीलैप कॉज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो ये प्रोटोजोआ है वो आपके लिवर सेल में एक डोरमेंट केस में छिपे हुए हैं, एक हिप्नोजोइड के फॉर्म में छिपे हुए हैं। इसी को हम डोरमेंसी भी बोल सकते हैं, स्लीपिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। वो आगे जाके एक्टिवेट हो सकते हैं, इसीलिए ये वापस से कुछ दिनों बाद रीलैप हो सकते हैं क्योंकि ये छिपे हुए हैं, मौका देख रहे हैं, अभी एक्टिव नहीं है। दैट इज सिंपली अ लॉजिक बिहाइंड रीलैप और इसी को हम बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो आगे देखिए, विच मल्टीप्लाई लेटर, जो कुछ दिनों बाद मल्टीप्लाई करेगा और आगे जाके आपका रीलैप कॉज
कॉज करेगा एंड दिस इज सिंपली नोन एज द एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज। हमने तीन मेन अलग अलग स्टेप के बारे में देखा, सुना और समझा। पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, आरबीसी में आने से पहले आपके लीवर में, और दूसरा एरिथ्रोसाइटिक फेज या साइकिल जो आपके आरबीसी में हो रहा होगा, और एक एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सेल जो कि बेसिकली अभी भी लीवर में ही हो रहा होगा, लेकिन ये पहले आपको दिखेगा नहीं, ये डोरमेंसी में जाएंगे, लेटर ऑन ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो ये एक थ्योरेटिकली था वर्ड्स के फॉर्म में कि एक लाइफ साइकिल मलेरिया के पैरासाइट का कैसे होता है। इसके बाद अगर आगे की कहानी सुनना है तो ये जो पूरा डेवलप हो जाएगा तो वो आगे जाकर के आपके गैमेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। ये गैमेटोसाइट में मेल अलग है, फीमेल अलग है, और जब वापस से एक अनअफेक्टेड मॉस्किटोज आपको बाइट करने आएगा तो वापस से आपके ब्लड के थ्रू वो जो पैरासाइट के गैमेटोसाइट प्रेजेंट है वो उनके स्टमक में पहुंचेंगे। फिर आगे डिफरेंट सेल डिवीजन के अकॉर्डिंगली ये जब फ्यूज होंगे तो एक नए स्पोरोजोइड को बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो आपके यानी कि मच्छर के सलाइवा तक पहुंचेंगे, और इस सलाइवा के थ्रू वापस से जब आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा किसी हेल्दी पर्सन में, तो ये लाइफ साइकिल जहां से शुरू हुआ था वापस से वहां टच करते हुए एक साइकिल बनाने लगेगा। चलिए आपके नॉलेज को थोड़ा और बूस्ट कर दें, एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हालांकि ये रिवीजन बस मात्र होगा। सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज है वो बाइट करती है, वहां की जो नंबरिंग आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो यहां के अकॉर्डिंगली है। ये जो हैश के साथ में आपकी नंबरिंग है वो एक हाइपोथेटिकल नंबरिंग है। तो सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज मच्छर मस्किटोज बाइट करती है, इसके बाइट होने की वजह से ये जो स्पोरोजोइड्स हैं इनिशियल लेवल पे वो स्पोरोजोइड मूव करते हैं आपके लीवर में। ये बस याद रखें, स्पोरोजोइड एंट्री करेगी पहले लीवर में, तो ये जो लीवर में स्पोरोजोइड होगा इसे हम लोग बोल सकते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी मतलब एक एसेक्सुअल मेथड का एक एग्जांपल है जहां पे लीवर में मल्टीप्लिकेशन होगा आपके स्पोरोजोइड्स का। तो जब ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के बाद दो चीजें होंगी पैरेलली। पहला केस होगा कि ये आपके एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सेल के रूप में आपके लीवर के केस में रह जाएंगे। ये एप्लीकेबल होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में और ओवाले के केस में, मोस्टली वाइवेक्स के केस में, ताकि ये आगे जाकर के हिप्नोजोइड के फॉर्म में बने, रिलैप करें और वापस से आपके एरिथ्रोसाइटिक फेज में एंटर कर सके, जिससे रिलैप की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा एक वर्टिकल के हिसाब से अगर आप देखा जाए इस तरीके से, तो देखिए ये आपके जो स्पोरोजोइड है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के बाद मूव करेंगे तो वो कहलाएगा आपका मेरोजोइड। ये जो मेरोजोइड है आपके आरबीसी में पहुंचेंगे, साइकिल शुरू होगा। इनिशियली ये थोड़े मात्रा में होंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, एक गुच्छे जैसे बने लगेंगे जिसे हम ट्रोफोजोइड कहते हैं। ये जो ट्रोफोजोइड है वो पैरेलल दो चीजें काम करेगी। पहले वो आगे जाकर के गैमेटोसाइट बनाएगा जिसमें एसेक्सुअल मेथड के रूप में अभी मेल और फीमेल बना हुआ है, साथ ही साथ ये फिर से मेरोजोइड बनाएंगे, बस बस्ट होंगे, और ये बस्ट हुआ मेरोजोइड वापस से आपके फ्रेश आरबीसी में अटैक करेगा और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो आपके गैमेटोसाइट बने हैं वो उसको कोई मस्किटोज वापस से बाइट करेगी, मस्किटो में पहुंचेंगे, बाइट के थ्रू आपका वहां पे इन दोनों का फ्यूजन होगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद ये जो आपके स्पोरोजोइड हैं इनको वापस से रिलीज करेंगे और फिर से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है मलेरिया का लाइफ साइकिल वो बिगिन होने के बाद इस तरीके से चलता रहेगा। सो फ्रेंड, मैंने आज इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में अभी आपको लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद छोटा सा एकदम सिंपल सा 1-to-1 के फॉर्म में फ्लो चार्ट आप देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एंटी मलेरिया ड्रग के क्लासिफिकेशन को दो तरीके से। तो चलिए उस क्लासिफिकेशन को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखें, सुने और समझें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को ओपन करके आज के इस लेक्चर का एक क्लास टेस्ट देखें अपने आप में कितना कैपेबल हुए हम कि इस चीज को समझ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अभी बचा हुआ है। रेफरेंस की बात करते हैं तो आज के लिए मैंने दो चीजों को यूज किया हुआ है, केडी त्रिपाठी भी यूज किया है, पद्मजा उदय कुमार भी यूज किया है, और कुछ हद तक मैंने नेट से लिटरेचर भी सर्च किया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, नमस्कार।
क्लासिफिकेशन एक तरीके से हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो एक से ज़्यादा हो तो आपके लिए वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज हम जब एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में बात करेंगे तो आज देखेंगे दो तरह का क्लासिफिकेशन। केडी त्रिपाठी को फॉलो करते हुए देखेंगे तो इनको हमने इनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाई किया है, और अगर हम पद्मजा उदय कुमार के हिसाब से देखेंगे तो इसमें इनको इनके केमिकल नेचर के साथ साथ इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या यूं कह लें कि इनके साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है। जब हम इनके क्लासिफिकेशन को साइट ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से समझते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट जैसे अन्य कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कारण क्या है ये भी जानने फिर शुरू करेंगे। कारण ये है कि जब आप किसी ड्रग का नाम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के सामने लिख करके याद करते हैं तो वो ड्रग का कहाँ पे कैसा यूज होगा, कौन से स्टेप को, कौन सी जगह को अफेक्ट करके वो अपना रोल इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, तो इससे जुड़ी हुई साइड इफेक्ट, इंटरेक्शन भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं आपके एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन। अभी हम जो पहला मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग का, वो बेस्ड है उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली, और इसका जो रेफरेंस है या जिसे हमने जहां से अडॉप्ट किया है वो है केडी त्रिपाठी का लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन, पेज नंबर 875। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके केमिकल क्लास का तो पहला क्लास है 4 अमाइनो क्विनोलिन्स, और इस 4 अमाइनो क्विनोलिन्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन के बाद अगला एग्जांपल है अमोडिया क्विन और पाइपेरा क्विन। दूसरा जो क्लास है वो है क्विनोलिन, मेथनॉल, और इसके अंदर का रिप्रेजेंट करने वाला एग्जांपल है मेफ्लोक्विन। अगला हम बात करें जो कि एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमको समझना जरूरी होगा आने वाले क्लास में, यह है सिंकोना अल्कलॉइड्स, और यह आपने कोग्नोसियम में भी पढ़ा होगा। इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्विनीन और क्विनिडीन। ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, अदर केस में भी इनका एग्जांपल होगा, मलेरिया के अलावा भी ये हमारे लिए यूजफुल ड्रग हैं। इसके बाद अगला जो क्लास है केमिकल के अकॉर्डिंगली वह है बाइगुआनाइड, और इसके अंदर का एग्जांपल है प्रोगुआनिल, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोगुआनाइड। अगला क्लास है डाई अमाइनो पैरामिडीन्स, और इसका रिप्रेजेंट करने वाला एग्जांपल है पायरीमेथामिन। अगला जो क्लास है वो है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, और इसके अंदर का सबसे रिप्रेजेंट करने वाला एग्जांपल है प्राइमाक्विन एंड टाफेनोक्विन। ये जो प्राइमाक्विन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, यूँ तो हर एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ड्रग आपको उनके नाम दे करके इनके काम यानी कि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इनको स्पेसिफिकली आपके लिए हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ। आगे एक क्लास है सल्फोनामाइड, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं सल्फोन के रूप में भी, जो कि आपने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स में पढ़ा भी है, और इसके एग्जाम्पल हैं सल्फाडॉक्सिम, सल्फामेथोपैराजिन और डेप्सोन। एंटीबायोटिक्स की बात करें स्पेसिफिकली तो इस तरह से मलेरिया के क्योर करने के लिए कुछ ड्रग जो इस कैटेगरी में रखे गए हैं एंटीबायोटिक्स के, ये हैं डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं अगले क्लास की, तो ये है आपका सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स, और इसके अंदर का एग्जाम्पल है आर्टिसुनेट, आर्टीमीथर, आर्टी ईथर, डाईहाइड्रो आर्टीमिसिनिन और आपका आर्टेरोलेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग है, और ये आगे भी आप देखेंगे रेडिकल क्योर के लिए यूज होता है, मस्तिष्क मलेरिया के लिए, ब्रेन मलेरिया के लिए भी काफी ज्यादा यूज होगा आपका आर्टीमिसिन, आर्टीमीथर। उसके बाद अगला जो क्लास है वह है हमारा अमाइनो अल्कोहल, और इसके अंदर का एग्जांपल है हेलोफेंट्राइन और लुमेफेंट्राइन। आगे बात करते हैं नेप्थो क्विनोन की, इसके अंदर एग्जांपल है एटोवाक्विन और पायरोनारिडीन। अगला क्लास है नेप्थाइरिडीन, और इसको बिलोंग करने वाला एग्जांपल है पायरोनारिडीन। तो ये हो गया इनके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर। चलिए अब हम बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसी को कह लीजिए साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आपके लिए एक टेबल भी इंक्लूड किया है और एक इमेज भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ये जो इमेज का रेफरेंस है वो केडी त्रिपाठी का है, जो पिछले सेक्शन में आपने देखा उसी का इमेज यहाँ पे हमने यूज किया है। और यहाँ पे जो टेबल देख रहे हैं उसका रेफरेंस है फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार, फर्स्ट एडिशन, पेज नंबर 610। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको थ्योरी क्लास में ये भी बताया हुआ है कि एक मलेरिया का बेसिक लाइफ साइकिल क्या होता है। इसी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेप को अफेक्ट करके हमारे जो एंटी मलेरियल ड्रग हैं वो अपना
काम करते हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं, अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो सबसे पहले एकदम रफ में अगर हम बात करें इनके सीक्वेंस की, यानी कि इनके लाइफ साइकिल की, तो देखिए सबसे पहले टिश्यू सिजेंटोसाइड्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रोटोजोआ है, यानी कि जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा पैरासाइट है, एक प्रकार से वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज के बाइट होने के कारण से इनका जो स्पोरोजोइट है वो आपके ब्लड के थ्रू होता हुआ आपके लिवर में पहुंचता है। इस लिवर में ये जो स्पोरोजोइट है वो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वहां से रिलीज होकर मेरोजोइट के फॉर्म में आपके आरबीसी में पहुंचते हैं, और आरबीसी में पहुंचते हैं तो इसे हम लोग बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइटिक सेजोजोनिंग। यहाँ पे ये आपके एरिथ्रोसाइट को अफेक्ट करेंगे, रप्चर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये गैमेटोफाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी गैमेटोफाइट को आगे जाकर के कोई और मच्छर सक करेगा जब आपके ब्लड को, तो वहां पर वो फ्यूज होकर के सेक्सुअल मेथड के थ्रू ये इनको रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो इनके ये जो मेन 3 साइकिल हैं इन्हीं को अफेक्ट करते हैं हमारे एंटी मलेरियल ड्रग। इनमें पहला होगा हमारा टिश्यू सिजेंटोसाइड्स, दूसरा होगा आपका ब्लड सिजेंटोसाइड्स, और गैमेटोसाइड्स इसके काम करने के तरीके, इनके फेस को अफेक्ट करने वाले ड्रग होंगे। तो चलिए इसी इमेज को रेफरेंस रखते हुए हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली। सबसे पहला कंडीशंस या ये कह लीजिए कि स्टेज ऑफ देयर रेप्लिकेशन या लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले देखिए कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक, अगर हम इसको बेसिकली इनके प्राइमरी टिश्यू सिजेंटोसाइड्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करना चाहें तो ये एक ऐसे ड्रग का काम करने का तरीका है जो बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है पैरासाइट को लीवर में, क्योंकि जो पहला इनवर्डिंग होगा पैरासाइट का वो लीवर में ही होगा, और लीवर के सेल जब रप्चर होंगे तो वो आगे जाकर के आपके एरिथ्रोसाइटिक सेल में पहुंचेंगे और वहां पे उसको भी डेवलप करना शुरू करेंगे, मैच्योर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेजन ऑफ एरिथ्रोसाइट को प्रिवेंट करने का काम करते हैं हमारे कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक ड्रग। और इस कैटेगरी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्राइमाक्विन और पायरीमेथामीन। ये जो ड्रग के नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये वाला क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए ब्लड सिजेंटोसाइड्स जो एग्जांपल हैं वो आपके क्लोरोक्विन, क्विनिन, आर्टिमिसिन एंड इट्स डेरिवेटिव। साथ ही साथ अगर हम बात करें अदर एग्जांपल की तो मेफ्लोक्विन, हेलोफेंट्राइन, पायरीमेथामीन, एटोक्विनोन और क्लोरोगुआनाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग में से एक है। ये काम कैसे करते हैं ये तो जब हम क्लास पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन इनका एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मैकेनिज्म का वहां पे देख लीजिए। ये सप्रेस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पैरासाइट को इन आरबीसी में, और आरबीसी में पैरासाइट के इन्फेक्शन को, उनके इनवायरिंग को कम करने का फायदा ये होता है कि फाइनली ये क्लिनिकल अटैक को टर्मिनेट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें अगले स्टेज की ऑफ मलेरिया पैरासाइट के, तो देखिए टिश्यू सिजेंटोसाइड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में ये आपका ब्लड सिजेंटोसाइड्स था, ये टिश्यू सिजेंटोसाइड्स है। तो ये जो टिश्यू सिजेंटोसाइड्स हैं वो बेसिकली यूज होते हैं प्रिवेंट करने के रीलैप के प्रोसेस को। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि रीलैप होता क्या है। रीलैप मतलब होता है वापस से बार बार एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद जो कि सुसुप्ता अवस्था में या इसे हम डोरमेंसी कहते हैं, इस पे रहने वाले पैरासाइट थोड़ी देर बाद कुछ समय की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट हो जाते हैं और वापस से मलेरिया की प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही कंडीशंस को हम लोग बोल सकते हैं हिप्नोजोइटोकोसिडल, और ये जो ड्रग हैं वो आपके हिप्नोजोइड को अफेक्ट करते हैं। और इस तरह के जो केसेस हैं रीलैप के वो हमको बेसिकली देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवाले के केस में, क्योंकि इन्हीं दोनों के केस में रीलैप संभावना है। और आपने फर्स्ट पार्ट में यह भी देखा कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज जिनमें पाया जाएगा वही रीलैप को अकर करते हैं। तो इस तरह से अगर रीलैप की संभावना होती है तो इसको ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज करेंगे हम वह है आपका प्राइमाक्विन और टाफेनोक्विन। आगे बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। हमारे ही एक बार जब हमने पार्टिसिपेट किया तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेडिकल क्यूर करने के लिए किस तरीके के एंटी मलेरियल ड्रग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल क्यूरेटिव यानी कि एक ऐसे ड्रग है जो इरिडिकेट करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवाले को, जो कि आगे जाकर के रीलैप कॉज कर सकता था। और इस तरह के इफेक्ट देने वाले ड्रग की जो एग्जाम्पल है वो है ब्लड सिजेंटोसाइड्स। इसमें जो एग्जाम्पल आपने देखे क्लोरोक्विन, क्विनिन, एर्टिमिसिन, ये सब यूज करेंगे। साथ ही साथ जो हिप्नोजोटोकोसिडल है ये भी यूज किए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लेक्स क्लास की, तो वह आपका गैमेटोसिडल ड्रग जो कि आगे जाकर के मेल फीमेल के जो सेक्सुअल मेथड है इनको अफेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ड्रग हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे गैमेटोसाइट्स को और प्रिवेंट करेंगे इनके फर्दर ट्रांसमिशन को। इस तरह के ड्रग हैं प्राइमाक्विन, क्लोक्विन और क्विनिन।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने दो मेन तरीके को देखा, आपका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली और उनको उनके काम करने यानी कि मैकेनिज्म को ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली। आने वाले समय में हम इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपके एक एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ड्रग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।